हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी में सॉल्व कर रहे हैं। भाई आपका जो 21 फरवरी को मैथमेटिक्स का एग्जाम है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज हमने शुरू किया है, उसमें आपका कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आए, मेहनत आपको पसंद आए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी कि हमारे पास जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सवाल है और हमने क्या किया था, उसमें बीजगणितीय विधि से हल करने की जो विधियां सीखी थी, उनमें से एक आपकी प्रतिस्थापन विधि थी। तो उसी विधि का प्रयोग करना है। तो जो पहला समीकरण आपका क्या कह रहा है, 2x धन y बराबर 7 और इसके बाद 4x माइनस का 3y और धन का 1 बराबर 0 है। इन समीकरणों को हमें हल करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करें, समीकरण को नोट कर लें भाई। 2x धन y और बराबर 7, इसको हमने क्या किया, पहला समीकरण दे दिया। और इसके बाद अगला जो हमारा समीकरण है उसको क्या लिखेंगे, 4x माइनस का 3y और धन का 1 बराबर 0, इसको हमने दूसरा समीकरण दे दिया। अब यहाँ पे अगर हम चर की बात करें, x और y हमारे चर हैं, इन दोनों चरों के मान हमें ज्ञात करना है। उसके लिए आपको प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना। और प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, जो हमारे चर x और y हैं, या तो आप इस y का मान x के पदों में निकाल लो या फिर x का मान y के पदों में निकाल लो और किसी एक समीकरण से, और जो मान आए उसको अगले वाले समीकरण में रख देना होता है। ये आपकी प्रतिस्थापन विधि, यानी कि प्रतिस्थापित करना होता है, उसमें स्थापित करना है। तो देखिए, जिस समीकरण से मान ज्ञात करने में आपको आसानी रहती है उसी समीकरण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से जो पहला समीकरण है उसको लीजिए। तो क्या है आपका, 2x धन का y बराबर 7। यहाँ से हम y, इस y का मान ज्ञात कर सकते हैं। y बराबर क्या है, 7 माइनस 2x। ये x 2x है, ये आप लेफ्ट से राइट ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। इस y का मान x के पदों में आ गया और इसको हमने तीसरा समीकरण दे दिया। अब इसी y का मान समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। तो देखिए, आपका जो पहले यहाँ पे लिख दो y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो हम लोग लिख देते हैं भाई, y का मान समीकरण जो आपका दूसरा है उसमें रख दीजिए भाई। में रखने पर जब हम लोग दूसरे समीकरण में रखेंगे तो क्या है, पहले दूसरा समीकरण तो लिखो भैया। तो क्या है, 4x माइनस का 3y और धन का 1 बराबर 0 है। हमने दूसरा समीकरण नोट कर लिया है। और ये y का मान 7 माइनस 2x है, वो हम यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए, 4x तो आपका एज इट इज रहेगा, वैसा का वैसा। इसके बाद माइनस का 3 और y का मान आपने 7 माइनस 2x निकालना है। तो यहाँ पे 7 माइनस 2x और धन का 1 बराबर 0। अब हमें इसको हल कर देना है, यानी कि इसका ब्रैकेट खोलना है। एक चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, एक चर वाला रैखिक समीकरण बनेगा और उस समीकरण को हल करते हुए x का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए, आपका 4x एज इट इज रहेगा माइनस, अब देखिए यहाँ पे इस 3 का गुणा भी होगा और यहाँ पे 3 आपके पहले माइनस का चिन्ह है तो आपका चिन्ह भी बदलेगा। तो इन 7 से गुणा करेंगे तो 21 आएगा और ये धन का 6x और धन का 1 और बराबर आपका 0। इतना ही तो आया आपका। अब इसके बाद यहाँ से आप इसको क्या करिए भैया, मान ज्ञात कर लीजिए, यानी कि हल कर दीजिए। हल करने पर देखिए, आपका 4 और 6 कितना हो गया, 10x, ये माइनस का 21 और ये धन का 1, एक धन का 1 ऋण का, इसका मतलब घटेगा, क्या बचेगा, माइनस का 20 और बराबर 0। इस 20 को लेफ्ट से राइट ले जाओ। एक चर वाला रैखिक समीकरण जैसे आप हल करते हो वैसे हल करना है। तो 10x बराबर 20 और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 20/10। इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 2 आ गया है। x का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। अब इस x का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, और चाहे ये आपने जो तीसरा निकाला था उसमें रख दो, जिसमें चाहो आप उसमें रख सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 3 में रख रहे हैं, x का मान समीकरण
3 में रखने पर, भैया जब आप तीसरे समीकरण में रखोगे तो क्या है, पहले तीसरा समीकरण लिख लो, 7 माइनस का 2x, यहाँ से क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 गुणे x का मान, ये 2 ज्ञात किया है तो यहाँ पे 2 रख दीजिए, क्या हो जाएगा 7 माइनस 4, 2 दूनी 4, 7 से 4 घटाइए 3, इसका मतलब क्या हुआ y बराबर 3 आ गया है और x बराबर आपका 2, और आपका जो पहला समीकरण है प्रतिस्थापन विधि से हल हो गया है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा जो हमारा समीकरण है वो क्या कह रहा है, हल कीजिए, यानी कि यहाँ पे जो हमारा चर x है, हल करने का मतलब यही होता है जो वहां पे चर होता है उसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमारा केवल एक चर है और जो ये हमारा समीकरण दिया गया है ये कैसा है, एक आपका द्विघात समीकरण है भाई। कैसा है, द्विघात समीकरण है। और इस द्विघात समीकरण को हल करना हम लोग जो है कैसे, एक तो सबसे पहले गुणनखंड विधि सीखी थी, इसके बाद हम लोगों ने पूर्ण वर्ग बना करके, और इसके बाद द्विघाती सूत्र, 3 विधियों से हल करना हम लोगों ने सीखा है। जिसको चाहे आप उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले समीकरण को नोट करते हैं, 4x की घात 2 माइनस का 12x और धन का 9 बराबर 0। अब इसको आप क्या करिए, गुणनखंड विधि से हल कर लीजिए, चाहे आप जैसे चाहो वैसे, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हुए या पूर्ण वर्ग बनाते हुए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करें, इसको आप गुणा करिए, 4 9 36, 36 को हमें ऐसे दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है जिनको जोड़ने घटाने पर जो हमारा मध्य पद है, मध्य पद को स्प्लिट करके, मध्य पद को विभक्त करके वो वाला हम लोग फार्मूला अपनाएंगे, यानी उस विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे 6 6 36, नीचे चरंग 36 और 6 जोड़ देंगे तो आपका 12 आ जाता है। इसका मतलब हमारा मध्य पद स्प्लिट हो जाएगा 6 धन 6 में। तो भैया कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4x की घात 2 माइनस 6 धन 6 और ये x और फिर धन का 9 बराबर 0 है। अब इसके बाद आप ब्रैकेट खोल दीजिए, ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट के पहले ये माइनस का चिन्ह है तो आपके चिन्ह में परिवर्तन भी होगा, तो आप परिवर्तन भी कर दीजिए भाई। तो जब आप परिवर्तन करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा भैया 4x की घात 2, ये ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है तो 6x और माइनस का 6x और धन का 9 बराबर 0। पहले दो पद आखिरी दो पदों का जोड़ा बनाना होता है, तभी आपका गुणनखंड होता है। मध्य पद को विभक्त करने वाली जो विधि है उसमें पहले दो पदों में से आपका देखिए 2x कॉमन आ रहा है तो x माइनस यहाँ पे 2x बचेगा और माइनस का 3, और यहाँ से माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 3 बराबर 0। 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 फिर से कॉमन आ गया, 2x माइनस 3 और ये एक ब्रैकेट में रख दीजिए, 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पे देखेंगे तो हमारे दोनों मूल जो दोनों मान है वो बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करिए, 2x माइनस 3 बराबर 0 एक बार करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो कोई ना कोई तो एक 0 होगा। जब आपका दो संख्याओं का गुणन 0 हो जाए तो निश्चित समझ लीजिए कोई ना कोई एक संख्या आपकी 0 के बराबर है। तो यहाँ से आपका 2x बराबर 3, इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 3/2, रैखिक समीकरण के जैसा हम लोगों ने हल कर दिया। ऐसे ही आपका अगला भी है, 2x माइनस 3 बराबर 0, यहाँ से 2x बराबर 3 और यहाँ से x बराबर 3/2, और आपका जो मान है आ गया है, यानी कि जो चर हमारा x था उसके मान क्या आए, x बराबर 3/2 कामा 3/2, जो आपके मूल कहें या मान कहें 2 आएंगे, क्योंकि जो हमारा घात है इस द्विघात बहुपद की वो कितनी है, 2 है भैया। जितनी घात उतने ही उसके मान आते हैं या उतने ही मूल आते हैं। तो आपका दूसरा प्रश्न भी हल हो गया है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पर। जो तीसरा वाला प्रश्न है भाई वो भी हम लोगों का द्विघात समीकरण से है। क्या कह रहा है, दिखाइए कि समीकरण 9x की घात 2 धन का 7x माइनस का 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं, और अगर वास्तविक है तो उनका ज्ञातो करीबक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करें, जो हमको समीकरण दिया गया है वही का पहले नोट कर लो भाई। क्या लिखा है, 9x की घात 2
धन का 7x और माइनस का 2 बराबर 0। नोट कर लिया। अब हमें मूलों की प्रकृति का जो फॉर्मूला है उसको ध्यान करिए। मूलों की प्रकृति किस पर निर्भर करती थी? डी यानी कि जो हमारा विभक्तर था, और डी का मान क्या था? b की घात 2 माइनस का 4ac, यही तो था। अगर आपका डी का मान ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से बड़ा है, तभी आपके मूल वास्तविक हैं। और अगर हमारा डी बराबर 0 है तो मूल कैसे होते थे? वास्तविक और समान होते थे। यहाँ पे अलग अलग होंगे, यहाँ पे बराबर होंगे। और अगर आपका डी लेस देन 0 यानी कि ऋणात्मक हो जाता था, तो कोई भी आपका उसका वास्तविक मूल्य नहीं होता था। डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए, तब आपका लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है? इस विभक्तर का मान ज्ञात करना। विभक्तर का मान ज्ञात करने के लिए जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax की घात 2 धन का bx धन का c बराबर 0 से तुलना करके a b c का मान ज्ञात करिए। a बराबर क्या है? 9 है, और b बराबर देखिए आप x की ax का गुणांक a b c की उसी से तुलना कर रहे हैं। यहाँ पे b का मान 7 है और c बराबर आपका माइनस का 2 है। ये देखिए चिन्ह के साथ जरूर रखेंगे। अब यहाँ से आप d का मान ज्ञात कर दीजिए। d बराबर क्या है? b की घात 2 माइनस का 4ac। b आपका क्या है? 7 और उसकी घात 2 माइनस 4 गुणे a क्या है? 9 और गुणे c आपका माइनस का 2। अब इनको हल कर दीजिए भाई। 7 सत्ते 49 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 9 36, 36 दूना 72 होता है भैया। अब इनको आप क्या करिए? जोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों के बीच में धन का चिन्ह है। तो भैया 9 2 11 और 7 4 11 1 12, 121 आ गया। यानी कि d बराबर आपका 121 है, जो कि धनात्मक है। इसका मतलब यहाँ पे d बराबर d बड़ा है 0 से। तो क्या हो जाएगा भाई? जो हमारा विभक्तर आया वो धनात्मक आया, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः मूल वास्तविक हैं। तो वही लिख दीजिए भाई, अतः मूल वास्तविक है भाई, वास्तविक हैं। और जब आपके मूल वास्तविक हैं तो उन्हें हमें ज्ञात तो करना है भाई। तो ज्ञात करने के लिए द्विघाती सूत्र का प्रयोग करिए। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b की घात 2 माइनस का 4ac और बटे 2a। यही तो है हम लोगों का द्विघाती सूत्र। अब यहाँ पे आप मान रख दीजिए। b का मान देखिए 7 है, तो यहाँ पे माइनस का 7 और प्लस माइनस अंडर रूट b की घात 2 माइनस का 4ac, इसका मान अभी हम लोगों ने 121 ज्ञात किया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट रख दीजिए। और बटे 2 गुणे a का मान आपका देखिए 9 है, तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए। हल कर दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा? देखिए आप जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 7 और प्लस माइनस, ये 121 का वर्गमूल 11 है और बटे 9 दूनी 18। यही तो है आपका जो a है 9 है, 9 दूनी 18। अब इसके बाद आगे और आप हल कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्या आ जाएगा? -7 प्लस माइनस 11 बटे 18 है। एक बार हम लोग धन का चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण का चिन्ह लेंगे। जब हम लोग प्लस का चिन्ह ले रहे हैं, कौन सा? धनात्मक चिन्ह, तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 7 प्लस का 11 और बटे 9 दूनी 18। एक धन एक ऋण घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 11 से 7 घटाइए 4 और बटे 18, ये तो आएगा। काट दीजिए तो 2 बटे 9, ये तो आएगा। 2 दूनी 4, 2 9 18, यानी x बराबर एक आपका 2 बटे 9 आ गया। इसके बाद आप जब एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, कौन सा चिन्ह लेंगे भाई? यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह लेंगे भाई, तब क्या आएगा भाई? तो यहाँ पे लिख दीजिए नेगेटिव चिन्ह लेने पर, जब आप निगेटिव चिन्ह लेंगे तब क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस का 7 और माइनस का 11। भाई जब आप एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक लेंगे ना, तो एक बार धन ले लिया, ऋण का चिन्ह लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? माइनस का 11 और बटे 18 है, तो ये माइनस का 18 बटे 18, यानी कि माइनस का 1 आ गया। यानी x का जो मान आया भाई, x बराबर माइनस का 1 आ गया। जो हमारे दो मूल, यानी दो मूल कहें या फिर उसके मान कहें, जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। यहाँ पे एक आपका मूल 2 बटे 9 और जो दूसरा है माइनस का 1 है। और इस तरीके से हम लोगों का
तीसरा प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो हम लोगों का चौथा प्रश्न है वो समांतर श्रेणी से संबंधित है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 7, 11, 15 डैश 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 139 में कितने पद है, यानी कि हमसे कह रहा है पदों की संख्या कितने पद होंगे। मान लेते हैं कि हम लोग n पद हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास समांतर श्रेणी दी गई है उसको लिखिए। 7 है, 11 है और 15 है और डैश डैश 139। अब यहाँ पे मान लो हमारा ये जो है अंतिम पद है, यानी कि nवां पद है। और जो यहाँ पे सबसे पहला पद क्या है, a है, a बराबर 7। सर्वांतर d निकालिए। जो आपके दो पद हैं 11 से 7 घटाइए, कितना आ जाएगा 4। 15 से 11 घटाइए तब भी 4, यानी कि जो हमारा सर्वांतर है वो 4 है। और a आपका यानी कि प्रथम पद वो हमारा 7 है। अब इसके बाद मान लो आपका जो ये 139 है वो nवां पद है, तो यहाँ पे मान लो tn बराबर 139 है। तो आप tn वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। tn बराबर क्या होता है, a धन n माइनस 1 और इंटू डी। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। a आपका ये 139, a आपका 7 धन n हमें ज्ञात करना है और गुणे 4। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 7 इधर ले आइए, 139 से 7 घट जाएगा, n माइनस 1 और गुणे 4। अब आप इसको घटाइए तो कितना बचेगा भाई, 139 से 7 घटाएंगे 132 बराबर, इसका आप यहाँ पे गुणा कर लीजिए, या आप ना चाहें इसको बटे में करके जैसे चाहे वैसे हल कर लें, दोनों विधियों से आपका हल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, गुणा कर ले रहे हैं, 4n माइनस का 4। अब इसके बाद ये आपका एक समीकरण बन चुका है भाई, और इस समीकरण को हमें क्या करना है, हल करना है। तो हल करने के लिए देखिए क्या है, 4n बराबर क्या आ जाएगा, 132 धन के 4। ये जो ऋणात्मक है इधर आएगा धनात्मक हो जाएगा। 4n बराबर 136, n बराबर आपका 136 बटे 4, 4 3 12, 4 चौकू 16, यानी n बराबर आपका 4 3 12, 4 चौकू 16। n का मान कितना आ गया, 34 आ गया, यानी कि हमारे पदों की संख्या 34 होगी। अब आ जाइए पांचवें प्रश्न पर। अगला प्रश्न यानी कि जो पांचवा प्रश्न हम लोगों का भी समांतर श्रेणी से संबंधित है। और समांतर श्रेणी में कौन सा प्रश्न है, क्या कह रहा है, 120 योग प्राप्त करने के लिए एपी यानी कि समांतर श्रेणी 3 5 7 9 के कितने पद लेने चाहिए। तो मान लें कि हम n पद लेते हैं, तो n पदों का योगफल वाला फॉर्मूला लगा दीजिए और आप हल कर लीजिए, पता चल जाएगा कितने पद चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास श्रेणी दी गई है उसको लिखिए 3 5 7 9, आपका डैश डैश ऐसे चला गया। यहाँ से a बराबर क्या है भाई, 3 है, और इसके बाद आपका जो d है वो कितना है, 2 है, और इसके बाद n यानी कि n पदों का जो योगफल है वो आपका 120 है। तो n वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो n बराबर क्या होता है, n बटे 2 और ब्रैकेट में 2a धन n माइनस 1 और d और ब्रैकेट बंद। ये तो फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे n यानी कि योगफल कितना है, ये आपका 120 है। तो यहाँ पे 120 बराबर n हमें ज्ञात करना है बटे 2, 2 गुणे a का मान 3 है, धन n तो हमें पता नहीं है, और गुणे d आपका कितना है, सर्वांतर देखिए 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए। अब इसके बाद ये 2 बटे में इधर आएगा गुणे में, 240 बराबर n और ब्रैकेट के अंदर देखिए 6 धन 2n और माइनस का 2, ये तो बचेगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 240 बराबर n और ब्रैकेट में कितना बचा, 2n धन का 4, ये तो बचेगा। 6 से 2 घट जाएगा और आपका ब्रैकेट बंद कर लीजिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, या आप 2 से भाग कर दीजिए। पहले यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 से भाग कर दीजिए तो 120 बराबर n और ब्रैकेट में n धन 2, ये तो आएगा। अब आप यहाँ पे गुणा कर दीजिए, तो n की घात 2 धन का 2n और बराबर आपका 120, ये तो आएगा। अब आप यहाँ पे n की घात 2 धन का 2n, इसको इधर ले आइए, माइनस का 120 बराबर 0। अब यहाँ पे आपका एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। इस द्विघात समीकरण को हल करने की जो विधियां हम लोगों ने सीखी हैं,
किसी एक विधि का यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा और हम लोग गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो हमारा समीकरण दिया गया है गुणनखंड उसका आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं भाई। तो क्या है, n की घात 2 धन का 2n और इसके बाद 120 जो हमारा है उसको 12 था, हम 120 लिख सकते हैं, माइनस 120 बराबर 0। 12 से 10 घटाएंगे तो आपका जो मध्य पद 2 है वो आ गया है। अब आप यही यहाँ पर लिख दीजिए। तो n की घात 2 धन 12 माइनस का 10 n और माइनस का 120 बराबर 0। यहाँ पे n की घात 2 धन ब्रैकेट खोल दीजिए तो 12n और माइनस का 10n माइनस का 120 बराबर 0। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पहले दो पद और आखिरी के दो पद इनका जोड़ा बना करके कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से n कॉमन आ रहा है, n धन 12 और यहाँ से माइनस का 10 n धन 12 और बराबर 0। अब आप यहाँ से n धन 12 n धन 12 फिर से कॉमन ले लीजिए। तो n धन 12 और अगले ब्रैकेट में n माइनस 10 बराबर 0। ये आपके दो पद हैं, इनका गुणनफल 0 है, इसका मतलब एक पद निश्चित ही 0 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दें, एक बार n माइनस 10 बराबर 0 और n माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ से n बराबर 10 आ जाएगा और एक बार n धन 12 बराबर 0। तो यहाँ से n बराबर माइनस का 12, लेकिन यहाँ पे n के मान 2 आए हैं। अब आपका जो ये वाला है ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पदों की संख्या n हमारा क्या था, यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो n हम लोगों ने पद लिए थे, तो पद कभी ऋणात्मक नहीं होंगे, इसलिए यही वाला मान आपका सही होगा। यानी कि पदों की संख्या आप 10 लेंगे तो योगफल आपकी इस श्रेणी में 120 आ जाएगा। पांचवें के बाद अब आइए भाई छठवें प्रश्न पर। अगला जो हम लोगों का छठवां प्रश्न है वो क्या कह रहा है, चित्र में AD बटे DB बराबर AE बटे EC। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, AD बटे DB बराबर है AE बटे EC, ये तो कह रहा है। अब यहाँ पे और जो कोण ADE बराबर है कोण ACB के चित्र भी बना है, तो ये वाला कोण इसके बराबर है और इन दो भुजाओं का जो ये तीसरी भुजा काट रही है इनका अनुपात बराबर दिया गया है। तो सबसे पहले जो हम लोगों को दिया गया है वो पहले नोट कर लीजिए भाई। यहाँ पे क्या दिया गया है, दिया है भाई, दिया गया है कि जो आपका AD बटे DB बराबर है AE बटे EC, ये हम लोगों को दिया गया है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, देखिए आपने एक प्रमेय पढ़ी है और वो प्रमेय क्या कहती है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, ये आपकी एक रेखा है DE और इस त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, कैसे, AD बटे DB बराबर है AE बटे EC, एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वो आपकी जो तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो यानी कि ये वाली इसके समांतर हो जाएगी। तो जब ये इतना आपका दिया गया है AD बटे DB बराबर AE बटे EC, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से लिख देंगे अतः ये आपका कौन सा ये DE, यहाँ पे लिख दीजिए DE समांतर हो जाएगी BC और ये आपकी प्रमेय है भाई। यहाँ पे लिख दीजिए प्रमेय से, जो हमने प्रमेय पढ़ी है कि यदि किसी त्रिभुज में दो रेखाओं में को एक ही अनुपात में विभाजित करे कोई भी रेखा, तो जो तीसरी भुजा है उसके समांतर हो जाएगी भाई, जो रेखा विभाजित कर रही वो वाली। अब यहाँ पे जब हमारी ये भुजा समांतर हो गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे वाला कोण ये वाले कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा, जब दो रेखाएं समांतर हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः जो कोण ADE, कौन सा कोण ADE बराबर होगा कोण ABC के, कोण ABC के। और क्यों, ये आपके भाई संगत कोण है भाई, संगत कोण है और इसको हम लोग पहला समीकरण
दे दें, लेकिन आपको दिया है भाई, लेकिन यहाँ पे लिख दो, लेकिन दिया गया है भाई, दिया है कोण ए सी बी बराबर है कोण ए डी ई के, कोण ए डी ई के। इसको आप दूसरा समीकरण, अब यहाँ पे देखिए जो कोण ए डी ई, कोण ए डी ई बराबर है ए बी सी, और ये ए डी ई बराबर है ए सी बी के, यानी ये वाला कोण इसके बराबर है और यही कोण इसके बराबर है। इसका मतलब ये तीनों कोण बराबर हो गए, या कहें ये वाला कोण बराबर हो गए। तो यहाँ पे लिख दीजिए अतः कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण ए सी बी के, कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए सी बी, जे वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा। अब आप यहां से क्या पाते हैं कि जो हमारा यहाँ पे लिख दो चाहे समीकरण 1 व 2 से, यही तो से हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। अब यहां से देखिए किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो जाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। जब सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी तो आपका त्रिभुज समद्विबाहु होगा। यही आपसे सिद्ध करने के लिए कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः या कहें इसलिए आपका क्या हो जाएगा, कोण एबीसी के, कोण एबीसी के सम्मुख भुजा एसी है और कोण एसीबी के सम्मुख भुजा एबी है, अतः इसलिए एसी बराबर एबी। अब यहां से क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो वही यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिख देंगे, अर्थात जब आपके एक दो भुजाएं बराबर होंगी, अर्थात त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब आप यहाँ पे बताइएगा कि हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके। अगर आपका कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसको आपको सॉल्व किया जाएगा। चलिए अब आ जाइए भाई अगले प्रश्न पर। सातवां जो हम लोगों का प्रश्न है वो क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हैं। यानी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले पता लगाना है ये एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु है। ये आपका एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। अगर इस पर कोई बिंदु होगा वो क्या होगा, x, 0 के रूप में होगा। तो यहाँ पे जो हमारा बिंदु है वो मान लो P है, P के निर्देशांक x, 0 और जो आपके बिंदु दिए गए उनको आप A नाम दे दीजिए। A आपका 2, -5 और जो B है -2, 9 है। अब यहाँ से हमारा जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि हमें अब P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। x अक्ष पर वह बिंदु, x अक्ष पर हमने ये P बिंदु ले लिया है भाई। अब उस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, 0 होंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो बिंदु P है वो इस A बिंदु और B बिंदु से समदूरस्थ है, यानी बराबर दूरी पर है। तो हम क्या करेंगे, P की A से दूरी निकालेंगे, P की B से दूरी निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। तो आपका एक समीकरण बनेगा और हल कर लेंगे, आपका जो चर x है वो आ जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो दिया है वो लिख दो, दिया है कि PA बराबर PB। अब यहाँ से हम PA निकालें एक बार PB, तो P के निर्देशांक x, 0 और इसके बाद A के निर्देशांक लिखें। पहले A के निर्देशांक 2, -5। अब यहाँ पे इसको x1, y1 दे दीजिए, x2, y2 दे दीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए और हल करिए भाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, PA बराबर क्या होता है, अंडर ब्रैकेट में x2 - x1 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2। यही तो फार्मूला होता है। तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर x2 देखिए क्या है, 2 है और माइनस का x और उसकी घात 2 प्लस y2 -5 है और y1 आपका 0 ही है और उसकी घात 2। अब इसके बाद इसको और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए भाई। अंडर रूट यहाँ पे देखिए 2 - x की घात 2 और धन यहाँ पे -5 का वर्ग 25 हो जाएगा।
ये आपका पी ए आ गया। यहाँ से पी ए का वर्ग कर लीजिए भाई, पी ए का वर्ग बराबर 2 माइनस एक्स की घात 2 धन का 25। तो यहाँ पे जो वर्गमूल है, जब वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा। यहाँ पे इसको आप पहला समीकरण दे दीजिए। अब इसके बाद आप पी बी निकालिए, किसका मान, पी बी, पी के निर्देशांक x कामा 0 और b के निर्देशांक क्या है -2 कामा 9। अब आप इनकी भी बीच की दूरी निकाल लीजिए, तो x1 y1 और ये x2 y2। अब आप क्या करिए, मान रखिए, हल करिए भाई, तो क्या हो जाएगा, पी बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 और उसका वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अब यहाँ पे मान रखेंगे भाई हम लोग, क्या हो जाएगा, देखिए आपका x2 कितना है, माइनस का 2 माइनस का x और उसका वर्ग प्लस y2 9 माइनस 0 उसका वर्ग। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह बाहर कॉमन ले लीजिए, तो माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस आ जाएगा, यानी कि 2 धन x और उसका वर्ग और धन का 9 9 81। अब इसके बाद ये आपका पी बी आ गया, वर्ग कर लीजिए, तो पी बी का वर्ग बराबर है 2 धन x का वर्ग और धन का 81। लेकिन हमने जो पहले देखिए क्या कह रहा है, ये आपका दिया गया है पी ए बराबर पी बी, इसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो बिंदु हैं हमारे समदूरस्थ हैं। यहाँ पे लिख देंगे पी ए बराबर है पी बी के, या कह सकते हैं पी ए का वर्ग बराबर पी बी के वर्ग। बात है कि अब पी ए का वर्ग हम लोगों ने निकाला था 2 माइनस एक्स का वर्ग धन का 25, ये लिख लो भाई, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 माइनस एक्स का वर्ग और धन का 25 बराबर पी बी का मान अभी हम लोगों ने निकाला ये 2 धन एक्स का वर्ग और धन का 81। अब यहाँ से यहाँ पे देखिए आपका एक और समीकरण a माइनस बी की घात 2 वाली लगेगी, तो लगा दीजिए, ये 4 धन x की घात 2, यहाँ पे इनका गुणा करेंगे और उसका दूना माइनस का 2a भी होता है ना, तो माइनस का 4x और धन का 25 बराबर इसका 2 का वर्ग 4, इसका वर्ग x की घात 2 धन, यहाँ पे a धन b की घात 2 है ना, तो 2ab धन के हो जाता है, बस 4x और धन का 81, x की घात 2 4, x की घात 2 4 कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका माइनस का ये जो प्लस का 4x है, इसको इधर लाइए तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 4x पहले से है और ये माइनस का 4x बराबर ये 81, और इस 25 को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो माइनस का 25, ये माइनस का 8x आ जाएगा बराबर, यहाँ से घटा दीजिए तो क्या बचेगा, 11 से 5 घटाइए 6 और यहाँ 7 से 2 घटाएंगे तो आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान ज्ञात कर लीजिए भाई, तो जो हम लोगों का x आएगा, x बराबर 56 बटे माइनस का 8, जो ये माइनस 8 है ये आपका बटे में हो जाएगा जब लेफ्ट से राइट ले जाओगे, तो यहाँ से x बराबर -7, क्योंकि 8 सते 56 होता है, x का मान आ गया है। तो जो p के निर्देशांक क्या थे, x कामा 0 और x का मान आपने माइनस का 7 कामा 0, यानी कि जो हमने x अक्ष पर बिंदु लिया था उसके निर्देशांक -7 कामा 0 आ गया है, और यही आपका आंसर हो जाता है। और आपका जो प्रश्न है भाई सॉल्व हो गया है। कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। जो 8वां प्रश्न है भाई वो भी हम लोगों का निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है, और क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a और b, यानी a के निर्देशांक 4 -3 और b के निर्देशांक 9 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे देखिए आपका एक ये रेखा खींच लीजिए, और इस रेखा में आपके a और b 2 बिंदु हैं, और इन 2 बिंदुओं के निर्देशांक a के निर्देशांक 4 -3 और b के निर्देशांक 9 7 है। अब हमें क्या करना है, एक बिंदु यहाँ पे लेना है वो P, जो इसको 3:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो ये आपका m, ये n, ये x1, ये y1 और x2 y2, जो आपने फार्मूला किसी बिंदु के निर्देशांक जो दी गई रेखा को किसी अनुपात में विभाजित m अनुपात m में विभाजित करता है, तो उसका फार्मूला लगाएंगे। तो पहले देखिए क्या है, जो हमारे बिंदु हैं उनको x1 y1 x2 y2 ये सब दे दिया है, m अनुपात m। तो यहाँ पे क्या होता है फार्मूला, वो आप m1 m2 देते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग m और n देते हैं।
जैसा चाहे आप वैसा देख सकते हैं। किसी किसी बुक में m1 ये जो अनुपात होता है इसको m1 और m2 भी लिखते हैं। तो आप चाहो तो m1 m2 लिख लो, चाहे m अनुपात n लिख दो। बात देखिए फॉर्मूला आपको याद रखना होता है भाई। तो यहाँ पे देखिए क्या है, x बराबर यहाँ पे m, ये m और x2 ऐसे चलता है, ये अनुपात इसके और ये अनुपात इसके साथ गुणा होगा। तो यहाँ पे m x2 प्लस n x1 और बटे m प्लस n, ये फार्मूला होता है। ऐसे ही आप जब y लेंगे m y2 प्लस n y1 बटे m1 प्लस m प्लस n, ये फार्मूला लगा दीजिए। x बराबर m देखिए आपका 3 है और गुणे x2 आपका देखिए 9 है और प्लस n 2 है और x1 आपका 4 है। तो यहाँ पे 4 और बटे अनुपात है 3 धन 2, यहाँ पे देखिए 9 3 27 धन ये कितना 4 दूनी 8 और बटे 5, ये तो होगा। सॉल्व कर देना है भाई। तो x बराबर 27 और 8 जोड़िए तो 35 और बटे 5 है ना, यहाँ से क्या आ जाएगा 7। इसका मतलब क्या हुआ, जो x बराबर 7 आ गया, जो x का मान आ गया है भाई। अब इसके बाद आप y का मान भी ज्ञात करिए। तो यहाँ से देखिए y का मान क्या होगा, y बराबर m y2 प्लस n y1 और बटे m प्लस n, है ना। अब इसके बाद आप क्या करिए, यहाँ से आप m n और y1 y2 इनके मान रख दीजिए। तो m y2 यानी कि 3 और गुणे 7, ये तो होगा। तो ये यहाँ पे लिख दीजिए 3 गुणे 7 प्लस n आपका 2 है और गुणे y1 माइनस का 3 है और बटे वही आपका 3 धन 2। यहाँ पे देखिए 21 और ये आपका माइनस का 6, 2 3 6 माइनस का और नीचे आपका बटे वो आपका कितना है भाई 5। 21 से 6 घटाइए तो कितना 15 बटे 5, 5 3 15 होता है। यानी कि जो y बराबर 3 आ गया। जो हमारा बिंदु P है, P के निर्देशांक आपने x कामा y लिए थे ना, यही तो कह रहा था कि बिंदु P के निर्देशांक तो वो आपके x कामा y। अब यहाँ पे हमें x का मान भी आ गया है, y का मान भी आ गया है। x का मान आपने 7 ज्ञात किया है, y का मान आपने 3 है। तो P के निर्देशांक 7 कामा 3 और यही आपका आंसर हो गया। देखिए बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। जो 8वां प्रश्न है हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। केवल और केवल फार्मूला और कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, आपका बिल्कुल 100% पेपर बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होगा। अगला जो हम लोगों का 9वां प्रश्न है भाई, वो क्या कह रहा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 यानी एल्टीट्यूड 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक आपकी मीनार है जो कि समतल जमीन पर खड़ी है। तो यहाँ पे हम लोग एक समतल जमीन है और उस पर आपकी एक मीनार है। तो इसका सबसे पहले फिगर बनाते हैं भाई। तो मान लो आपकी ये मीनार है और वो आपकी क्या है, यहाँ पर बिल्कुल सीधी खड़ी है। तो इस मीनार को हमने यहाँ पे बना लिया और इस मीनार का नाम दे दीजिए कि ये आपकी ए बी मीनार है। अब क्या कह रहा है, जो मीनार की छाया इधर बढ़ पड़ेगी तो यहाँ पे आपकी ऐसे छाया पड़ रही है भाई इस तरीके से। अब यहाँ पे ये जो आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि जो मीनार की छाया वो 30 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जो कोण 60 से 30 अंश हो जाता है। मान लो आपका यहाँ पर 60 अंश है, ये आपका कोण 60 अंश है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 60 अंश है और फिर ये आपका कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। किसी वस्तु के जितना आप पास पहुंचोगे उतना कोण बढ़ता जाएगा। जब आप मान लो कोई बहुत ही ऊंची बिल्डिंग हो, जितना आप उसके पास जाओगे उतनी ही गर्दन आपको ऊपर उठा करके देखनी पड़ती है। यानी कि जो हमारा आई का जो दृष्टिकोण है वो ऊपर की तरफ हमें उठाना पड़ता है, वो बढ़ जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये जो मीनार है उसकी ऊंचाई आप h मीटर ले लीजिए, यही तो है h मीटर। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो मीनार की छाया थी, जब कोण आपका 60 से घटकर 30 हो जाता है तो जो मीनार की ऊंचाई है वो छाया वो 30 मीटर अधिक हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो देखिए पहले इतनी छाया पड़ रही थी, बन रही थी मीनार की जब 60 अंश के कोण पे था, फिर अब 30 मीटर अधिक हो गई। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ये आपका 30 मीटर है और ये वाला हम लोग x मान लेते हैं। ये आपकी ए बी मीनार है, इसका नाम दे दीजिए C और ये नाम दे दीजिए D।
अब यहाँ पे लिख दीजिए माना मीनार ए बी की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो वही यहाँ पे लिख दीजिए जो माना मीनार, जो आपने मीनार बनाई है ना, मीनार ए बी की ऊंचाई बराबर h मीटर, और इसके बाद तथा जो BC है, देखिए B से C तक का, वो हमने x मीटर ले लिया। जब आप इसको ज्ञात कर लेंगे तभी आपका मान लेंगे, तभी आप हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो त्रिकोणमिति में है, जो ऊंचाई और दूरी है वो वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। पहले आप एक त्रिभुज ABC लीजिए और एक बार त्रिभुज ABD ले लीजिए। इतना हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC में, तो ABC में, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका ये कोण है, इसके सामने आपका लंब और ये आपका आधार। कोण के सम्मुख भुजा लंब और ये आधार, और मीनार सीधी खड़ी होती है, ये आपका समकोण त्रिभुज लाजमी है। अब यहाँ पे त्रिभुज ABC में तो लंब और आधार किस में होता है, tan में होता है। यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यही तो होता है। अब यहाँ पे tan थीटा आपका यानी कि जो कोण है वो कितना है, 60 अंश है, और लंब आपका जो मीनार की ऊंचाई h और बटे ये आपका x है। यहाँ से आप tan 60 का मान रख दीजिए, √3 होता है h बटे x, इसके बटे 1 करिए, तिरछा गुणा कर दीजिए। तो यहाँ से जो h बराबर क्या आ जाएगा, √3x, यही तो आएगा। h का मान हम लोगों ने x के पदों में ज्ञात किया है। अब आपका जो दूसरा त्रिभुज ABD बन रहा है वो ले लीजिए। त्रिभुज ABD में जब आप त्रिभुज ABD में लेंगे तो वही आपका tan थीटा बराबर लंब और बटे आधार, ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो थीटा कोण लेंगे तो लंब आपका AB ही रहेगा, आधार आपका BD हो जाएगा, यानी x धन 30 हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे tan 30 अंश बराबर लंब आपका h ही यानी मीनार की ऊंचाई, आधार आपका 30 धन x हो गया। अब इस tan 30 का मान रख दीजिए, 1 बटे √3 होता है, तो h बटे 30 धन x। अब आप क्या करिए, इसके तिरछा गुणा कर लीजिए भाई। तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 धन x बराबर √3h, या कहें √3h बराबर 30 धन x। √3h है, h का मान आपने ये निकाला है √3x, वो यहाँ पर रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, √3 और गुणे h का मान देखिए √3x है, तो √3x और बराबर 30 धन x, यही तो आएगा। अब इसके बाद यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, √3 और √3 का गुणा करेंगे तो आपके पास 3x आएगा, और इस x को इस तरफ ले आइए तो ये -x हो जाएगा, और ये 30, 2x आ जाएगा बराबर 30 है। अब इसके बाद यहाँ से x बराबर 30 बटे 2 हो जाएगा, यानी x बराबर आपका 15 आ गया। x का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब इस x का मान ये आपका जो पहला समीकरण है यहाँ पर रख दीजिए। तो x बराबर 15 हमने जो लिखा है वो रखने पर 15 हमने जो ज्ञात कर लिया है, तो यहाँ से h बराबर √3 गुणे 15, या कहें h बराबर 15 √3 मीटर, और आपका जो मीनार है उसकी ऊंचाई आ गई है। यहाँ पे जो हम लोगों ने मीनार की ऊंचाई h मीटर मानी थी, तो यहाँ पे 15 √3 मीटर। यहाँ पे चाहो तो आप √3 का मान 1.732 रख सकते हो, गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 9वां प्रश्न भी हम लोगों का सॉल्व हो गया है। तो आज के इस वीडियो का जो आखिरी प्रश्न है उसको भी भाई सॉल्व कर लिया जाए। अगला जो हम लोगों का 10वां प्रश्न है वो क्या कह रहा है, माध्यक ज्ञात कीजिए, यानी कि मध्यिका ज्ञात करनी है हम लोगों का। देखिए क्या है, आपका जो बोर्ड एग्जाम है इसमें मध्यिका में हो सकता है कि ये संख्याएं ना हो, मध्यिका से आपका एक प्रश्न आना ही आना है। मध्यिका ज्ञात करना, माध्य ज्ञात करना या बहुलक ज्ञात करना, ये आपका आना ही आना है। बहुलक आपका ऑब्जेक्टिव में निश्चित आएगा, ऑब्जेक्टिव में आप उसको तैयार कर लीजिए, जिसकी अधिकतम बारंबारता होती है
वही आपका बहुलक होता है। ये बात आप ध्यान रखें। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या है, जो हमारा दिया गया है प्रश्न उस पर आ जाइए। हमें मध्यिका ज्ञात करने के लिए या माध्यक ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो देखिए सबसे पहले आपका वर्ग अंतराल लिखा है, फिर उसकी बारंबारता 0 से 10 के बीच में, जो आपका वर्ग अंतराल 6 है, 10 से 20 में यहाँ पे बारंबारता 9 है, 20 से 30 के बीच में 14, 30 से 40 के बीच में आपकी 12, 40 से 50 के बीच में 19 और 50 से 60 के बीच में 10 है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है, मध्यिका ज्ञात करनी है। तो मध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें क्या, वर्ग अंतराल, बारंबारता, एक और पद संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होती है। तो वो आपको टेबल बनानी पड़ेगी। चलिए हम लोग टेबल बनाते हैं भाई। जो हम लोगों का प्रश्न था उसके लिए हमें एक सारणी बनानी पड़ती है, उस सारणी को हम लोगों ने बना लिया। वर्ग अंतराल, बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब आपका वर्ग अंतराल जो प्रश्न में दिया गया था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और उनके सम्मुख जो बारंबारता थी उसको हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है भाई। अब इसके बाद अगला जो पद है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं, तो जो सबसे पहली बारंबारता उसको आप एज इट इज लिख लीजिए। इसके बाद जो ये है उसमें अगली बारंबारता जोड़ दीजिए। 6 में 9 जोड़ दीजिए तो 15 हो जाएगा। 15 में 14 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 में 12 जोड़िए तो आपका 41, 41 में 19 जोड़ेंगे तो आपका 60, 60 में 10 जोड़ेंगे 70। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका कुल पदों की संख्या 70 हो जाएगी। अब माध्य क्या होता है, तो यहाँ पे माध्य का मतलब होता है बीच वाला पद। तो यहाँ पे आपका n/2 निकालें तो 70/2 आएगा, यानी कि 35। तो यहाँ से आपका 35वां पद, लेकिन कौन सा है ये मैं नहीं पता है, तो 35वां पद कहाँ पे आएगा, ये वाले में आएगा। इस वाले को आप क्या कर लीजिए भाई, इसको आप ऐसे हाईलाइट कर लीजिए। जो आपका इस संचयी बारंबारता इसीलिए ज्ञात की गई है कि आपका जो 35वां पद आएगा ना, 35 वो इस वाले में आएगा ना, 41 पे 29, यहाँ तक तो 29 है, फिर 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 जो पद होंगे वो इसी में आएंगे। तो यानी कि यहाँ तक हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने मध्यिका का फार्मूला पढ़ा है उसको पहले नोट कर लीजिए भाई। मध्यिका का फार्मूला क्या होता है, n बराबर l धन और ब्रैकेट में n/2 माइनस CF और इसके बाद ब्रैकेट और पूरे के इस बटे f और इसके बाद यहाँ पे इंटू h। अब आप यहाँ पे ध्यान रखें इनके सभी के मान कैसे, तो देखिए जो L बराबर जो आपने हाईलाइट किया है उस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, तो L बराबर आपका 30 है, ठीक है। अब इसके बाद जो ये आपका h है वो निकाल लीजिए। h बराबर वर्ग अंतराल की जो हाइट है जिसको आप परास कहते हैं, तो कितने का अंतर है, वो कितना है, 10 है भाई। अब इसके बाद n/2 ये हम लोगों ने ज्ञात किया है, तो यहाँ पे n/2, यहाँ पे n बराबर आपका 70 है। इसके बाद f और CF आपका कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अंग्रेजी में कहते हैं भाई संचयी बारंबारता को। तो CF कौन सा, जो आपका ये वर्ग अंतराल जो हाईलाइट है उसके पहले की, ये आपका क्या है, CF है। इसके बाद आपका जो F है भाई वो आपका ये F हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है, जो आपका वर्ग अंतराल जो आपने हाईलाइट किया है उसकी बारंबारता आपकी F हो जाती है और इसके बाद जो CF है वो जो आपकी संचयी बारंबारता की उसके पहले वाला, ये मान आपको यहाँ पर रखने पड़ेंगे भाई। तो यहाँ पे भाई हम लोग रख दें, तो रख करके सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए L का मान आपने 30 निकालना है, 30 धन और यहाँ पे देखिए n/2 यानी कि 70/2 माइनस कॉमुलेटिव CF आपका देखिए 29 है, तो 29 और इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में बंद कर लीजिए और बटे f आपका 12 है, 12 और इंटू h आपने 10 निकाला है। इसको भाई हल कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, 30 धन और ब्रैकेट में ये 35 माइनस 29 और बटे 12 और गुणे आपका 10 आ जाएगा।
इसको आप हल करेंगे और हल करने पर जो आंसर आएगा वही आपका इस मध्य या इसकी मध्यिका होगी। यहीं पे हम लोग इसको भाई सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या है आपका, ये 30 ऐसे ही लिख दीजिए धन। यहाँ पे देखिए ये आपका जो 35 से 29 घटाएंगे तो आपका 6 और बटे 12 और गुणे 10। अब आप यहाँ पे 6 दूनी 12, 2 पंचे 10, यानी कि 30 धन 5 बराबर 35, यानी कि जो हमारी मध्यिका है। तो यहाँ पे लिख देंगे भाई कि जो हमारा पद है, ये वर्ग अंतराल है, इसका जो माध्यक बराबर, लिख दो कि माध्यक बराबर 35 हो जाता है। और यही आपका आंसर हो गया। तो जो आपको दो चीजें ध्यान रखनी थी कि जो ये फार्मूले में FCF, ये बात ध्यान रखना। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? संचयी बारंबारता जो हमारी बारंबारता दी गई है, पहली बारंबारता वैसे ही उसमें अगला अगला जोड़ते चले जाइए और जो अंतिम पद है ये आए और इनका योग करें, दोनों बराबर आने चाहिए, तभी आपकी संचयी बारंबारता सही होगी। अब इसके बाद यहाँ पे जो n आपका आएगा या सिग्मा FI भी कहते हैं इसका, जो ये आएगा इसका आधा करिए लगभग। अगर मान लो आपका 71 होता तब भी आपका 35.5 आता, तो 35.5 भी इसी में होता, तब भी यही आपको हाईलाइट करना पड़ता। इसको हाईलाइट कर लिया, जो आपकी बारंबारता उसको स्मॉल f, ये आपका CF और बस इस यहाँ से L आ जाएगा। और इसके बाद आप यहाँ पर जो फार्मूला है M = L + n/2 - CF अपॉन F × H, यानी कि जो हाइट ऑफ द वर्ग अंतराल, यहाँ पे रख दीजिए। CF आपका जो वर्ग अंतराल जो हाईलाइटेड है उसके पहले वाली की जो संचयी बारंबारता है और F इसकी बारंबारता है। ये आपको बात ध्यान रखते हुए सॉल्व करना है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से भाई, बिल्कुल रट लीजिएगा। एक क्वेश्चन 100% आना ही आना है। तो आज के इस वीडियो में भाई हम लोग यहीं तक सॉल्व करेंगे। आपको हमारा जो वीडियो है कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।